के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। आज है तारीख 7 जून, दिन मंगलवार। नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद और अंजुम शर्मा का। खास तौर पे दो संबंध हैं। ट्रेडिंग में तेल, रासायनिक पदार्थ, ऑयल इंपोर्ट्स की बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। खाड़ी के अधिकतर देश पैगंबर मोहम्मद पर बयान को लेकर भारत की कर चुके हैं निंदा, लेकिन ये देश भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? जानेंगे खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे भारतीयों का इस पूरे विवाद पर क्या है सोचना। वेरी पीसफुल कंट्री, यहाँ पे ऐसा कुछ भी सुनने को नजर नहीं आता या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि आपको ऐसा किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा रिलीजन स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं जो मेरे को समझ में आता है। साथ ही पड़ताल करेंगे भारत और अरब जगत के रिश्तों की। 1955 में सऊदी अरब के शाह भारत की यात्रा पर आए थे और उसकी एक जवाबी यात्रा की थी नेहरू ने। एक खास इंटरव्यू और खेल खिलाड़ियों की भी होंगी बातें, लेकिन सबसे पहले अंजुम शर्मा से जान लेते हैं देश दुनिया के आज पूरे दिन का हाल। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी है। नूपुर शर्मा ने पुलिस में शिकायत की थी कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें और उनके परिवार को हत्या की धमकियां मिल रही हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास ने सूचना जारी करके कहा है कि नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए अब दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया है। दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि किसी भी राजनयिक सुविधा को पाने के लिए ये पंजीकरण जरूरी है। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की आशंका के बीच अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की ओर से सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वेंडी शर्मन ने सियोल में दक्षिण कोरियाई नेताओं से मिलने के बाद ये बात कही। इससे पहले IAEA ने कहा था कि उत्तर कोरिया साल 2017 के बाद से अब तक का पहला परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवरोडोनेत्स्क में संघर्ष जारी है। रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने की हफ्तों से कोशिश कर रही है। द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि रूसी सेना सेवरोडोनेत्स्क के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर सकती है। सेवरोडोनेत्स्क के हालात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोले, У нас складна ситуація на сході. Ситуація на Сєвєродонецьку, ви знаєте, ми тримаємося. ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पूर्वी हिस्से के लिए ये एक मुश्किल समय है। हम स्थिति को बनाए रखे हुए हैं। वो संख्या में हमसे अधिक हैं और ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारे पास लड़ने का हर मौका है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पोलैंड से आग्रह किया है कि वो मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका के प्रवासियों को बेलारूस वापस न भेजे। ऐसी आशंका है कि वहां उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें शरणार्थियों को बेलारूस में बॉर्डर गार्ड्स द्वारा पिटाई और बलात्कार का सामना करना पड़ा है। स्पेन की एक अदालत ने एक इस्राएली सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO को एक मामले में गवाही देने के लिए बुलाया है। ये मामला स्पेनिश राजनेताओं की कथित जासूसी से जुड़ा हुआ है। जर्मनी में पिछले सप्ताह ट्रेन से पटरी से ट्रेन के उतरने के मामले में राज्य रेलवे कंपनी के 3 कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई थी। पीड़ितों में 2 महिलाएं थीं जो अपने बच्चों के साथ यूक्रेन से बवारिया जा रही थीं। और बेल्जियम के राजा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दौरे पर हैं। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य बेल्जियम का एक समय पर उपनिवेश रहा है। 2 साल पहले किंग फिलिप ने किंग लियोपोल्ड II के तहत राजशाही के शासन पर खेद व्यक्त किया था, जो अफ्रीका में सबसे क्रूर शासन था। आप BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं। इसे आप BBC हिंदी के फेसबुक और YouTube चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। इसमें हमने आपको अभी सुनाया आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रही। अब आगे सुनाएंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। आज पड़ताल होगी भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों की। जानेंगे खाड़ी देशों में रह रहे हिंदुस्तानियों का पैगंबर मोहम्मद पर भारत में दिए गए विवादित बयान पर क्या है सोचना, और साथ ही भारत और अरब के रिश्तों को मजबूत बनाने वाली ऐतिहासिक घटनाओं की भी होगी चर्चा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंजुम शर्मा।
अंजुम, बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद खाड़ी के लगभग सभी देश भारत की निंदा कर चुके हैं। साथ ही वो भारत से इस मामले पर माफी मांगने को कह रहे हैं। अंजुम, भारत के खाड़ी देशों के साथ काफी गहरे रिश्ते हैं और इन गहरे रिश्तों का आधार क्या है, और आंकड़ों के जरिए थोड़ा हमें बताइए। देखिए शाहिद, किसी भी जब हम देश की बात करते हैं या संबंधों की बात करते हैं तो 4 आधार होते हैं मूल रूप से: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब आपने आंकड़ों के जरिए बात समझाने के लिए कहा है, तो अगर आर्थिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड पार्टनरशिप जो है खाड़ी के देशों के साथ बहुत अहम हो जाती है। आप जानते हैं गल्फ क्षेत्र में विश्व की जो मुस्लिम आबादी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है और वहाँ से जो आवाज़ उठती है वो बहुत दूर तक जाती है। आर्थिक रिश्तों की बात करें तो भारत की रियाद में जो एम्बेसी है उसने कहा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी जो है उसके साथ भारत के जो ट्रेड रिलेशंस हैं इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड इमर्ज कर रहा है। ये जीसीसी क्या है, थोड़ा समझाएं। जी, जब आप पर्शियन गल्फ देखते हैं, फारस की खाड़ी, तो जितने देश उस लैंड से लगे हुए हैं, उस खाड़ी से लगे हुए हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ का रीजन या फिर खाड़ी देश। लेकिन उन्हीं खाड़ी देशों में से 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर 1981 में एक काउंसिल बनाई थी जिसको खाड़ी सहयोग काउंसिल हम कह देते हैं हिंदी में। उसका पर्पस ये था कि आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग आपस में हम स्थापित कर सकें। इसमें कुछ देश शामिल नहीं हैं। अब अगर आप ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो देखिए हम जानते हैं कि यूएस और चीन पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े व्यापार साझेदार हैं हमारे साथ, लेकिन तीसरे नंबर पर है यूएई, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और अगर टोटल ट्रेड की बात करें सरकार के आंकड़े हैं 2021-22 के, तो उसमें $73 बिलियन का हमारे साथ ट्रेड हुआ था। सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि उस क्षेत्र से दूसरा सबसे बड़ा और कुल मिला के चौथा। यूएई तीसरा था, सऊदी हुआ चौथा ट्रेड पार्टनर। हम वहाँ पर एक्सपोर्ट कम करते हैं लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं सऊदी से। और इंपोर्ट भी हम क्या करते हैं? क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा। हाँ, अगर आप पूरे रिश्तों को देखेंगे ना तो उसमें 4 चीज़ें निकल के आएंगी: तेल, गैस, भारतीयों का वहां रहना, और चौथा है रेमिटांस, यानी जो वो इनकम वहां से जनरेट करके यहाँ से भेजा करते हैं। तो वही कितने भारतीयों का वो जो आंकड़ा है वो कितने वहां पर रहते हैं और कितनी रेमिटेंस पे जो चर्चाएं होती हैं वो जरा समझाएं। देखिए अलग अलग तरीके के आंकड़े इसमें आ रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक आंकड़ा है, वो कहता है कि करीब 1.25 करोड़ के आसपास जो भारतीय हैं वो वहां रहते हैं। और अगर इसमें आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को जोड़ लें तो ये करीब 32 मिलियन के आसपास पहुंच जाता है, या 1.30 करोड़ के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मानना है कि भारतीय वहां पर रहते हैं। रेमिटेंस की जहां तक बात हो रही है, रेमिटेंस हमारी जीडीपी का अंजुम बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तकरीबन 3.1% बैठता है वो जो बाहर से आय आती है। तो मिडिल ईस्ट से जो पूरी आय आती है 2018 में सिर्फ सऊदी अरब से $11 अरब के करीब आय आई है रेमिटेंस के तौर। तो ये बहुत बड़ा। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनआरआईज हैं वो यूएई में रहते हैं, जहाँ पर करीब 3.42 मिलियन का आंकड़ा है। बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी संख्या है जो मिडिल ईस्ट में रहती है। एक अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, जैसा कि अभी अंजुम आप बता रहे थे, खाड़ी देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसी सूरत में जब इन देशों ने भारत की एक सुर में निंदा की है तो इससे इन देशों में रह रहे भारतीयों पर क्या असर पड़ रहा है? मैंने कतर, दुबई और सऊदी अरब में रह रहे 3 अलग अलग भारतीयों से बात की है। आइए सुनते हैं उन्हें। डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी होता है वो मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे होता है। पर्सनल लाइफ पे तो ऐसा कुछ नहीं इफेक्टिव पड़ता। जैसे सामान के बाइकआउट की बात आ रही है, नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी देखा नहीं कि यहाँ पे इंडियन आइटम्स का कोई बाइकआउट हुआ हो। और वहाँ हिंदुस्तानियों को लेकर, भारतीयों को लेकर किस तरीके की छवि होती है वहाँ के अरबी लोगों में? काफी अच्छा है, बहुत अच्छा। एज ए इंडियन ऑल वी आर वर्कोहलिक, मतलब काफी सारे जो इंडियंस होते हैं वर्कोहलिक होते हैं, ईमानदार होते हैं और वेल एजुकेटेड होते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम सारे पोजीशन पे हम लोग का फीलिंग है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक इंडियंस वी केम ओनली फॉर वर्कर कैटेगरी में, सारे कैटेगरी में। मतलब मोस्ट ऑफ कंपनी में आप जाओगे, जितने भी इंजीनियर्स हैं मोस्टली इंजीनियर्स इंडियंस हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स मोस्टली इंडियंस मिलेंगे। आप वहाँ पर रहते हैं सर, क्या आपको नहीं लगता कि मतलब इस तरीके की बयानबाजियों से भारत में भी लोगों को बचना चाहिए? हाँ, श्योर, इस तरीके की चीजों से बचनी चाहिए। बिकॉज अभी क्या है कि पहले वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया है, ओपन मीडिया है, कहाँ की बात, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग एग्जांपल, इंडिया में जो भी न्यूज चैनल, जो भी इंसिडेंट होता है वो ग्लोबल मीडिया में भी दिखाया जाता है।
यहाँ की पब्लिक भी तो न्यूज ओपन करती है, जैसे यहाँ की भी खलीज टाइम देखोगे, जो लोकल न्यूज चैनल है, गल्फ न्यूज लोकल चैनल है, उसमें डेडिकेट इंडिया के उसके आप देखोगे उसमें 2 पेज डेडिकेट टू इंडिया रहता है, मतलब इंडिया का हर एक स्टेट का न्यूज जो होता है, कहाँ पे क्या हुआ सब उसमें आता है। नहीं, ये कंट्री बहुत पीसफुल है, ये सब हमारे इंडिया में ही होता है, बेसिकली एशियन कंट्रीज में होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है कि आप बोलें कि कुछ चेंजेस हैं, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, नथिंग इज लाइक दैट। हाल फिलहाल में कुछ वीडियोस आए हैं, जैसे आप तो कतर में हैं, लेकिन कुवैत की कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर से भारत के सामान हटाया जाने लगा। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जो आप ये चीजें देखते हैं वेबसाइट्स में या फिर न्यूज में, वो हो सकता है कहीं पे हो ऐसा कि किसी ने ऐसा बॉयकॉट किया हो, किसी ने ऐसा कुछ बोला हो, बट एट द एंड एज अ कंट्री वाइज, एज अ कम्युनिटी वाइज, इट्स अ वेरी पीसफुल कंट्री। यहाँ पे ऐसा कुछ भी सुनने को नजर नहीं आता या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि आपको ऐसा किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा रिलीजन स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं जो मेरे को समझ में आता है। नहीं, ये बहुत अच्छी है। मैं आपको एक बात बता दूं बिल्कुल क्लियर कि जितना सेक्युलर हमारा इंडिया नहीं है, उससे ज्यादा बहरीन है। वहाँ पे सिर्फ नाम के लिए है, ये इस्लामिक मुल्क है, ठीक है ना, बट जितना फ्रीडम यहाँ पे है सभी को, हिंदू मुस्लिम यहाँ तक कि यहूदियों को भी, वो हम इंडिया में तो नहीं है अभी के पिछले 7-8 साल से तो नहीं है। यहाँ पे यहूदियों का भी मंदिर है, ठीक है, चर्च है, ठीक है, हिंदू मंदिर है बहुत पुराना, ठीक है। आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि आप इंडिया में है या बहरीन में है, इस तरह से। तो यानी कि अभी तक कोई फर्क नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे हो, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, हो सकता है और होगा। अगर ऐसा रहा तो होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड सर्कल में बहरीनी लोग हैं, अरबी लोग हैं ना, वो लोग बहुत हमारे साथ डिस्कस किए इस तरह के, ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग क्यों वहाँ पे मतलब सेफ नहीं है, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। तो हम हिंदुस्तानी तो मुस्लिम तो बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ बोलते ही नहीं है अभी। अभी तो हमको ये जगा रहे हैं, यहाँ से जगा रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी भी इंडियन सामान सब है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली कुवैत में लोगों ने कुछ किया है, क्योंकि हमारे दोस्त लोग सब, हमारे कलीग सब वहाँ, हमारी कंपनी जो है पूरे जीसीसी में है, उन लोगों से मालूम पड़ता है ना, सारी खबरें मिलती हैं। तो कुवैत में तो है इसका सब। खाड़ी देशों में रह रहे कुछ भारतीयों को आप सुन रहे थे। अंजुम, वहां पर मौजूद लोगों की बातों से ये पता चलता है कि वहां पर इस मुद्दे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो अभी आपने आवाज़ें सुनवाई उससे ये लग रहा था, लेकिन शायद सवाल है क्या देशों को फर्क पड़ता है, खासकर कूटनीतिक और व्यावसायिक स्तर पर, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है, जैसा आज हम सबको बता भी रहे हैं कि ये एक दूसरे के लिए इतना ज़रूरी है क्यों। यही सवाल मैंने पूछा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार सुहासिनी हैदर से। कोई भी रीजन जैसे गल्फ इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने एक तो वहाँ पर देश हैं, इतनी पुराने उनके संबंध है भारत के साथ। खास तौर पे 2 संबंध हैं ट्रेडिंग में, जहाँ तक तेल, रासायनिक पदार्थ, ऑयल इंपोर्ट्स की बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। और दूसरा है कि भारत से करीबन आई थिंक 90 लाख इंडियन गल्फ रीजन में रहते हैं। भारत की जो रिमिटेंसेस आती हैं यहाँ गल्फ वर्कर्स से, वो भी इंडिया के रिमिटेंसेस का बहुत बड़ा अंग है। और मुझे ये भी लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो, जैसे मोदी सरकार है, उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार है, उन्होंने भी काफी स्ट्रेटेजिक तौर पे इन देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाए थे। तो इस सब रीजंस को आप लेंगे तो गल्फ में जो भी होता है या गल्फ इंडिया संबंध में जो भी होता है, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो बात हुई कि भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है गल्फ, लेकिन गल्फ के लिए इंडिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, भारत दुनिया में उसका जो स्तर है प्राचीन टाइम से बहुत ही मतलब बड़ा हुआ है, उसका इतना कल्चर यहाँ से गया है। गल्फ में अगर देखा जाए तो भारत की डायस्पोरा उनका एक बहुत बड़ा अंग है। भारत से जो लोग जाते हैं वहाँ पे मैनेजरियल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, यूएई में, ओमान में, आप देखेंगे पूरा हेल्थ सर्विस यहाँ इंडिया से जाता है। और अगर आप गल्फ के देशों में जाएं तो आपको दिखेगा कि भारत के लिए काफी गुडविल भी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो हालांकि गल्फ में इतने रिलीजन्स नहीं है, लेकिन जब वो भारत की तरफ देखता है तो भारत एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना मतलब स्तर है वर्ल्ड में। जो इनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उसमें भी भारत काफी महत्वपूर्ण है। भारत एक ऑयल का बहुत बड़ा बायर है इस रीजन से। मैं तो कह रही हूँ ये तो बहुत पुरानी बात है कि हर गल्फ कंट्री में रूलिंग एलीट है, जो इनकी रॉयल्टी है, वो कोशिश करती है भारत के साथ ताल्लुक रखने के लिए। यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग करने आते हैं, बिजनेसेस के लिए आते हैं, और भारत एक मार्केट भी तो है। सुहासिनी जी, हालिया विवाद को अगर देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं जो OIC का हिस्सा हैं, और जब उन्होंने अलग से प्रतिक्रिया जाहिर की थी तो भारत ने उसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब OIC की प्रतिक्रिया आई तो भारत ने तुरंत जवाब दिया। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? मुझे लगता
लगता है कि मोदी सरकार की जो गल्फ के साथ डिप्लोमेसी है, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन जरूर है। ये जो अपने आप को हिंदुत्व की नीति फॉलो करते हुए अपने आप को मानते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन जरूर रहता है भारत और इन देशों के बीच में। ओआईसी के साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपको शायद याद होगा कि 2018 और 19 में भारत ने काफी कोशिश की थी, मोदी सरकार ने काफी कोशिश की थी कि ओआईसी के साथ किसी तरह के संबंध बढ़ाए जाए। भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज थी उन दिनों, वो खुद गई थी यूएई में, और जहां ओआईसी का वो उनका जनरल एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने एड्रेस किया था, और कुछ लोगों का गवर्नमेंट में ये भी मानना था कि शायद ओआईसी भारत को किसी तरह का ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दें। लेकिन उसके बाद हमने जो देखा है, भारत का मानना है कि पाकिस्तान ने काफी इस पे नाराजगी जताई थी, वो वहां पर तो वॉकआउट भी कर गए थे। फिर 2019 में जो हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, हमने देखा कि ओआईसी के बयान भारत की तरफ और कठोर बनते गए। हाल में अगर आप देखें, पिछले साल में ओआईसी के जितने बयान है भारत के लिए, सारे के सारे क्रिटिकल हैं। भारत सरकार वो मतलब उनकी आशा जो ओआईसी के साथ कुछ संबंध बनाने की थी, वो टूट चुकी है, और अब जो भी बयान ओआईसी से आता है वो तुरंत ही उसका जवाब दे देते हैं। और इसमें जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, इन्होंने बयान जारी किए हैं इस इशू पे, लेकिन सरकार ने उन पे कोई मतलब रिस्पांस नहीं दिया है। लेकिन ओआईसी के स्टेटमेंट पे तुरंत ही एक रिस्पांस आया, और आपने शायद वो पढ़ा होगा, काफी कठोर सा रिस्पांस है। कठोर सा रिस्पॉन्स है। सुहासिनी हैदर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार कह रही थी और बता रही थी खाड़ी देश और भारत एक दूसरे के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। इस पॉडकास्ट में आगे हमारे साथ होंगे रेहान फजल, जो सुनाएंगे किस्से भारत और अरब के ऐतिहासिक रिश्तों की, जानेंगे कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, और चर्चा करेंगे क्रिकेटर सरफराज खान क्यों है चर्चा में। और अब हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्स हैं जिसका इंतजार आप सबको हमेशा से रहता है और जिनकी आवाज़ से आप बहुत वाकिफ हैं। हमारे साथ हैं बीबीसी के वरिष्ठ संवाददाता रेहान फजल। आप थोड़ा बताएं हमें कि जो ये भारत और अरब देशों के बीच के संबंध हैं, इनकी शुरुआत कब से मानी जाए? देखिए, 47 से जब भारत आज़ाद हुआ तब इसकी शुरुआत हुई, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि बड़ी प्लेजेंट शुरुआत नहीं थी, क्योंकि जितने भी अरब देश थे उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, और ये जो कश्मीर का जो मुद्दा था उस पर भी वो लगातार पाकिस्तान का समर्थन करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अरब देशों का साथ नहीं छोड़ा, और जब 1956 में मिस्र पर हमला किया इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने, तो इन्होंने अरब देश का साथ दिया भारत ने। और 1955 में सऊदी अरब के शाह भारत की यात्रा पर आए थे, और उसकी एक जवाबी यात्रा की थी नेहरू ने सऊदी अरब की 1956 में, और वो इतनी सफल यात्रा थी कि पाकिस्तान के अखबार डॉन, वहाँ का बहुत मशहूर अखबार है, वहाँ रईस अमरोहवी ने एक बड़ा अच्छा मिसरा लिखा था इस पूरी यात्रा पर, और वो मैं देखिए सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको। जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, ब्राह्मण ज़ादे में शाने दिलबरी ऐसी तो हो, हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मर मिटे इस्लाम पर काफरी ऐसी तो हो। ये तो बहुत ज्यादा, ये नेहरू के ऊपर, और बड़ा बुरा माना गया था पाकिस्तान में कि इस तरह नेहरू को मतलब ग्लोरीफाई किया गया। तो इसमें रेहान, क्या ये माना जाए कि जो भारत अरब संबंधों की नींव है वो नेहरू ने रखी, जो इतनी मजबूत, जो उनकी गुटनिरपेक्ष नीति रही उसने? देखिए, ये गुटनिरपेक्ष नीति से पहले की बात है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 60 के दशक में शुरू हुआ, और ये हम बात कर रहे हैं 55-56 की। लेकिन देखिए, 1961 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू होता है, तब नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीन उनके टॉप लीडर्स होते हैं। तो इस तरह से नाम में भी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अरब जगत के एक मशहूर नेता, इजिप्ट के राष्ट्रपति, उसके मुख्य अंग होते हैं। और फिर एक सिलसिला चल निकला, और भारत ने लगातार जो फलस्तीनी कॉज है उसका समर्थन किया, और इसराइल से संबंध नहीं बनाए। ये इसराइल से संबंध जाके बने हैं 1992 में।
रेहान, ये बताइए कि जो नेहरू के शासनकाल से जो चलता आ रहा है, जो नीतियों की आपने बात की, वो अब मोदी के काल तक आ चुकी हैं और हम बार बार अर्थव्यवस्था पर जोर देते हैं, ट्रेड टाइज पर जोर देते हैं। अरब देशों के साथ भारत के जो आर्थिक संबंध हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि अरब देशों में भारतीय रुपया चला करता था 1966 तक। मतलब उनकी अपनी करेंसी नहीं थी, भारत का रुपया चलता था। और जब सन 66 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ है, जब डिवैल्यू किया गया भारतीय रुपये, तब उन्होंने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस की है। और ओमान में तो सन 70 में जाके उनकी अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है। इससे पहले भारतीय रुपया ही चलता था। और आपको ये भी बता दें कि भारत दुबई का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था 2013 तक। 2013 में वो स्थान चीन ने लिया है। और जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 110 बिलियन का है। और यहाँ पर करीब मतलब लाखों की तादाद में भारतीय लोग काम करते हैं। रेहान साहब, इतनी बहुत अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम, अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि हमारा कार्यक्रम सोशल मीडिया के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाता है। तो बताएं कोई खास बात जो हमारे लिसनर्स कह रहे हो। जगदीश तिवारी का एक कमेंट आया है, मैं उसको उस कमेंट को पढ़ना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि बीबीसी का कमेंट बॉक्स बंद हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक वातावरण फैलता है। तो मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सरशार सैलानी का शेर है कि चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह वाह। तो हर तरह के कमेंट्स का सम्मान करना चाहिए। और अगर कमेंट बॉक्स बंद हो जाएंगे तो जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती हैं वो कैसे आएंगी। विजेंद्र गुप्ता ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे लिए की है और वो कह रहे हैं कि नया रूप अच्छा लग रहा है। और जमशेदपुर से उन्होंने टिप्पणी की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें ऐसे ही सराहते रहें। परमवीर रावत कहते हैं कि बीबीसी के नए अंदाज में वो कह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सप्ताह में कोई एक ना एक दिन विशेष रिपोर्ट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अंजुम, हमने इतनी इन डेप्थ जानकारी दी है, इतनी मतलब विषय को बहुत अलग अलग पक्ष से पकड़ने की कोशिश की है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देखें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी तरीके के सब्जेक्टिव सवाल आते हैं कि भाई आर्थिक दृष्टिकोण से बताइए, राजनीतिक या भू राजनीतिक तरीके से बताइए। तो हमारा प्रयास यही रहेगा इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कि आपको अलग अलग एंगल से जानकारी दे सकें। बढ़ते हैं आगे। लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कपिल सिब्बल ने पिछले दिनों राज्यसभा का नामांकन भरा, लेकिन इंडिपेंडेंट। और उनके साथ पर्चा दाखिल करते समय अखिलेश यादव थे। और कपिल सिब्बल जिस पार्टी से इतने लंबे समय तक जुड़े रहे, उसे छोड़ने के पीछे क्या कारण थे? बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने उनसे बातचीत की है। आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन के उभरना चाहते हैं और पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट वॉइसेस की कमी हो गई है। तो ये बहुत ही एक गंभीर स्थिति है कि पार्लियामेंट जैसी जगह में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। वो कैप्चर कर लिया, पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन कैप्चर्ड, क्योंकि पार्टी विप के अलावा कोई बयानबाजी कर नहीं सकता, ठीक है। और जो पार्टी ने एक नीति अपनाई है उसी संबंध में हर एक जो मेंबर है उस पार्टी का उसी नीति के आधार पे अपना बयान करता है, बयानबाजी करता है। जो एक सांसद को एक अधिकार होना चाहिए अपनी बात रखने का, वो हम खो चुके हैं। संसद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन चुका है जहां स्पीच भी कैप्चर्ड है। ये इररिलेवेंट हो चुका है आज की। इररिलेवेंट में तो नहीं कहूँगा, इररिलेवेंट होने जा रहा है, उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और ये सभी पार्टियों को मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी के लोग ये कह सकते हैं कि भाई एक पार्टी का अपना डिसिप्लिन होता है तो उसके हिसाब से आप बयान दे सकते हैं। वो अच्छी बात है, वो डिसिप्लिन देखिए। ऐसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अमेरिका का उदाहरण देता हूँ। वहाँ भी सेनेट है, वहाँ भी कांग्रेस है। तो आज के दिन अगर कोई डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है, वो अपना कोई बिल पास करना चाहता है तो वो रिपब्लिकन सेनेटर्स के पास जाके कहता है कि आप हमारा बिल पास कीजिए। उसके अपने लोग भी उस बिल को विरोध कर सकते हैं और करते हैं। आपको मालूम है ओबामा हेल्थ केयर में कितना विरोध हुआ था ओबामा का।
आपने फैसला किया कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट वॉइस बनना चाहते हैं संसद में या संसद के बाहर भी। जी हाँ। लेकिन आप मदद ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ताकि मैं किसी भी पार्टी की मदद लूंगा अगर मुझे। तो उसमें आपकी इंडिपेंडेंस कहाँ रही फिर? मैं किसी भी पार्टी की मदद लूंगा, इसीलिए इंडिपेंडेंस रही कि उन्होंने ये नहीं इंसिस्ट किया, ये नहीं कहा कि हम आपको राज्यसभा नहीं भेजेंगे जब तक हमारे दल में आप शामिल नहीं होंगे। तो कह सकते थे ना, जब आप जाएंगे संसद में तो आप उनके खिलाफ कभी बोलने की जरूरत उनके खिलाफ नहीं, नीतियों की बात। देखिए हम नीतियों के खिलाफ, हाँ, उन्होंने एक पोजीशन, देखिए हमारी एक आइडियोलॉजी है, और पिछले जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, पॉलिटिक्स से पहले भी हमारी एक सोच है, हमारी आइडियोलॉजी है, वो ऑपोजिशन की आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो उनके एहसान तले आप फील करते हैं कि दब जाएंगे, उनके एहसान के तले दब जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपकी मदद। कौन सा एहसान? मतलब कि एहसान उन्होंने ज़रूर किया है कि आप मुझे उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पे संसद में भेजा है, ये एहसान तो ज़रूर किया है, लेकिन आइडियोलॉजिकल बेसिस तो वही रहेगा ना। देखिए हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हमेशा खिलाफ रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, हमेशा खिलाफ रहे हैं। जब हम कांग्रेस में थे तो हम ही बोलते थे, संसद में बोलते थे, संसद में बाहर भी बोलते थे, ठीक है ना। तो वो आइडियोलॉजी तो समाजवादी पार्टी की भी है, वो आइडियोलॉजी टीएमसी की भी है, वो आइडियोलॉजी तमिलनाडु में डीएमके की भी है, वो आइडियोलॉजी अपने महाराष्ट्र की जो सत्ता में बैठे हुए हैं दल, उनकी भी है, और वो कांग्रेस की भी है, वो कांग्रेस भी। तो हम आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हम बात आइडियोलॉजी की करेंगे, बात नीतियों की करेंगे जो संविधान के आइडियोलॉजी में दरार डाल रही है। इंडिपेंडेंट विचारधारा पार्लियामेंट में रहेगी, और अगर मुझे किसी बिल के बारे में विरोध करना है तो मैं विरोध करूंगा। और शायद इसीलिए आप, बिकॉज ये डिबेट का कल्चर नहीं रहा, इंडिपेंडेंट वॉइसेस पार्टीज़ के अंदर नहीं रहे, यही वजह होगी, यही वजह रही होगी, और भी वजह होंगी, शायद ये भी मेजर वजह रही होगी कि आपने इतने साल कांग्रेस को सर्व किया और उसके बाद छोड़ दिया आपने। नहीं, देखिए वो बात इतिहास की हो गई, उसके बारे में जाऊँगा, पीछे जाऊँगा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपकी पॉलिटिक्स में ऐसा है कि अब मैंने जिस दल को मैंने छोड़ दिया, उस दल के बारे में आज मैं टिप्पणी करूं और कुछ ऐसी बातें करूं जो कड़वी हो, वो सही नहीं है। हमारा कभी कोई किसी के साथ कोई ऐसा व्यक्तिगत विरोध नहीं। आपकी एनालिसिस में जानना चाह रहा था कि एक पार्टी से आप, मैं कांग्रेस पार्टी का एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं आज कांग्रेस पार्टी के बाहर हूं, और इसलिए मुझे कोई हक नहीं है, मैं किसी भी पार्टी का एनालिसिस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपनी उनकी इंटरनल वर्किंग है। ये थे कांग्रेस से बाहर जा चुके पूर्व नेता कपिल सिब्बल, जिनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता जुबैर अहमद। अब बात खेल की दुनिया की, और अंजुम, आपने इस बार का आईपीएल कितना फॉलो किया था, जरूर बताएं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फाइनल जरूर देखा था। जिस तरीके का फाइनल होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं था। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स के एक बल्लेबाज हैं और बहुत चर्चा में भी आए थे, मुंबई के हैं, और उनका नाम है सरफराज खान। आपने शायद सुना ही होगा जब फॉलो करते हैं। तो इस बार के आईपीएल में वो सिर्फ 6 मैचों में दिखाई दिए थे और बहुत चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन आज उनका सोशल मीडिया पे काफ़ी उनका नाम ट्रेंड हो रहा है, और उसकी वजह है जो उनका रणजी ट्रॉफी में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, जिससे उन्होंने सबको हैरत में डाल रखा है। क्योंकि सिर्फ आईपीएल में 6 मैच खेले थे और सिर्फ 36 रन बनाए थे एक मैच में उन्होंने अधिकतम, लेकिन जो अभी रणजी ट्रॉफी चल रहा है उसमें वो 600 से अधिक रन बना चुके हैं। और सरफराज ने फर्स्ट क्लास मैच में अब तक 7 शतक बनाए हैं, और वो ऐसे बल्लेबाज हैं हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिनके सभी शतकों का स्कोर 150 रनों से ऊपर है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ शाहिद, तो ये बहुत छोटे हैं अभी, मेरे ख्याल से 1997 के आसपास की इनकी पैदाइश है, यानी कि अगर आप देखें तो एकाएक चर्चा में तब आए थे जब ये मुंबई के लिए खेलते थे, और जब ये अंडर 19 क्रिकेट में खेलते थे, और फिर इन्होंने बहुत तेजी से आईपीएल में जगह बनाई। और यहाँ पर एक जानकारी और, जो आप कह रहे हैं 7 शतक बनाए हैं, उसमें भी कमाल की बात यह है कि जितने शतक हैं 7, उन सभी में जो स्कोर है 150 से अधिक है। हाँ वही। और अंजुम, इतनी कम उम्र में भी डॉन ब्रैडमैन के करीब आना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्लास में 2000 रन पूरे किए हैं, और जो वो 2000 रन पूरे किए हैं वो 80 प्लस का जो एवरेज है उससे किए हैं, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन का जो फर्स्ट क्लास में 2000 रन पूरा करने का औसत है वो 95.14 है, और सरफराज खान का 80 प्लस है। तो ये अपने आप में जो है बहुत हैरत की बात है। रणजी ट्रॉफी का मैच अभी चल ही रहा है और वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं, और सरफराज खान के बाद जिन्होंने 2000 रन जो
बनाए हैं सबसे ज्यादा औसत में, उसके बाद विजय मर्चेंट का नाम आता है, फिर जॉर्ज हेडली का नाम आता है और फिर बहीर शाह का नाम आता है। यानी कह सकते हैं कि क्रिकेट का भविष्य काफी उज्जवल है हमारे यहाँ। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो का तकनीकी मामला था तिलक राज भाटिया के हाथों में। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।